स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने नेशनल इमरजेंसी के सभी प्रोविजंस को समझा था, जो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे नए लिसनर्स हैं वो हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। आज के एपिसोड में हम सर की गाइडेंस से स्टेट इमरजेंसी के सभी प्रोविजंस को समझेंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी डिस्कस करेंगे। सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या आप हमें स्टेट इमरजेंसी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं? अब हम स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजंस को समझते हैं। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट्स रूल भी बोला जा सकता है और आर्टिकल 356 के अंदर ये मेंशन्ड है कि अगर किसी स्टेट में ऐसी किसी सिचुएशन अराइज हो जाए जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में कैपेबल ना हो और स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में फंक्शन ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं जिससे प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। प्रेसिडेंट ये डिसीजन गवर्नर की रिकमेंडेशंस पर भी ले सकते हैं और आर्बिट्ररीली भी ले सकते हैं। आर्टिकल 355 स्टेट इमरजेंसी को जस्टिफाई करता है, कहकर कि सेंटर की ये ड्यूटी बनती है कि हर स्टेट गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करे। और स्टेट इमरजेंसी के लिए बोला जाता है कि इट इज अ प्रोक्लेमेशन ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। जब किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट की लेजिस्लेचर की सारी पावर्स को पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है और उस स्टेट के गवर्नर की सारी पावर्स को प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं। प्रेसिडेंट कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेशनल प्रोविजंस भी बना सकते हैं जो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम करने के लिए जरूरी हो। ये प्रोविजंस कॉमन सिचुएशंस में स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशंस का पार्ट नहीं होते। सर, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल को कैसे इम्पोज किया जाता है और उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? अब हम ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट रूल को कैसे इम्पोज किया जाता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम करे। हावेवर, इस प्रोक्लेमेशन को हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है। जब उस प्रोक्लेमेशन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस का अप्रूवल मिल जाता है तो स्टेट में 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल वैलिड होता है। स्टूडेंट को एक बात समझनी चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं और उस टाइम पर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो स्टेट इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन 30 दिन तक वैलिड होती है। हावेवर, जैसे ही लोकसभा रिकंस्ट्रक्ट होती है तो उसकी फर्स्ट सिटिंग से लेकर अगले 30 दिनों तक प्रेसिडेंट्स रूल के प्रोक्लेमेशन को पास करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर उस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाती है। पार्लियामेंट एट अ टाइम सिर्फ 6 महीने के लिए प्रोक्लेमेशन को इंक्रीज कर सकता है। हावेवर, ऐसी कोई भी प्रोक्लेमेशन जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करे वो 3 ईयर्स से ज्यादा तक वैलिड नहीं मानी जा सकती। 3 साल के बाद ना तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट में इमरजेंसी इम्पोज करे, ना ही प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम करे। 3 साल के बाद स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी रिस्टोर्ड हो जानी चाहिए। सर, इंडिया जैसी फेडरल कंट्री में हम स्टेट इमरजेंसी को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो हर स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड किसी भी तरह के एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करेगा। और यूनियन गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना होता है कि इंडिया के हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करे। स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि आर्टिकल 355 इमरजेंसी प्रोविजंस का ही एक पार्ट है और प्रेसिडेंट रूल को आर्टिकल 356 के द्वारा इम्पोज किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल को आर्टिकल 355 जस्टिफाई करता है
क्योंकि आर्टिकल 355 के अंदर ये मेंशन्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करेगी कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो किया जाए। और इन केस अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है तो प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। हावेवर प्रेसिडेंट रूल को जस्टिफाई करने का काम आर्टिकल 355 करता है। सर, जब हम प्रेसिडेंट रूल को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 के बीच जो रिलेशन है उसे समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या आप उस रिलेशन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब हम आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 में जो रिलेशन है उसको समझते हैं। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकता है अगर उन्हें लगा कि स्टेट में गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हालांकि आर्टिकल 365 ये कहता है कि जब कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के द्वारा इशू किए गए डायरेक्शंस या फिर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो भी प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो ये डिक्लेयर करे कि उस स्टेट की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए केपेबल नहीं है और इस कॉन्टेक्स्ट में वो अपना प्रेसिडेंट्स रूल वहां इम्पोज कर सकता है। सर, क्या आप हमें प्रेसिडेंट रूल के कुछ इफेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल के कुछ इफेक्ट्स को समझते हुए, प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस और पावर्स जो गवर्नर एक्सरसाइज कर रहे थे, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाती है और स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के पास जितनी भी पावर्स होती है वो सारी भी पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के सारे फंक्शंस को पार्लियामेंट परफॉर्म करेगी। उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो उस स्टेट के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर अथॉरिटी को सस्पेंड करे या फिर उसे अपनी विल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट करे। सर, प्रेसिडेंट रूल के केस में जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप होता है? अगर प्रेसिडेंट रूल में जुडिशियल रिव्यू के स्कोप की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा यह बताया गया कि आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट के पास स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने की फाइनल और कंक्लूसिव पावर होती है और इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्रोविजन को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में डिलीट कर दिया गया और यह बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू का रिलेवेंस प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन से ज्यादा है एंड यदि किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। सर, स्टेट इमरजेंसी के सभी प्रोविजंस को समझने के बाद हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस को समझने के लिए काफी इंक्विजिटिव हैं। जैसे हमने स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में देखा, नाउ वी विल लुक इनटू फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करे अगर उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी इंडियन टेरिटरी में या इंडिया की टेरिटरी के किसी हिस्से में एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है जहां पर इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ क्रेडिट ऐसी चीजों को थ्रेट है। सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी खतरे में है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। हावेवर, इंडिया में इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज नहीं किया गया। सर, फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप हमें दे सकते हैं और हम ये भी जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की ड्यूरेशन कितनी होती है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज करते टाइम पर लोकसभा सिटिंग में नहीं है या फिर लोकसभा डिसॉल्व्ड है तो जब लोकसभा रिकंस्ट्रक्शन के बाद पहली बार फंक्शन करती है तो विद इन 30 डेज इस प्रोक्लेमेशन को लोकसभा द्वारा पास करना मैंडेटरी होता है।
इस बार जब प्रोक्लेमेशन को दोनों हाउसेस अप्रूव करते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडेफिनाइट पीरियड के लिए वैलिड रहती है अनटिल एंड अनलेस प्रेसिडेंट को ये लगे कि अब नॉर्मल सिचुएशन रिस्टोर हो गई है और ऐसी इमरजेंसी को हटा दिया जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी में पार्लियामेंट के रिपीटेड अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। जैसा हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में कुछ मंथ्स के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल मैंडेटरी हो जाता था। स्टूडेंट्स को ये याद रखना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के साथ अपना अप्रूवल दे सकते हैं और जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक करने की बात आती है तो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी के इम्पोजिशन को वापस ले सकते हैं और ये काम प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की किसी अप्रूवल के बिना भी कर सकते हैं। सर, फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी की कुछ इम्प्लीकेशंस को समझते हुए प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर सभी मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स को रिजर्व कर सकते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए जाते हैं ताकि कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। दूसरा, प्रेसिडेंट कुछ गाइडलाइंस के माध्यम से सैलरीज और अलाउंसेस को रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई एम्प्लॉय स्टेट, यूनियन या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉय हो। बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर यूनियन गवर्नमेंट के पास स्टेट फाइनेंशियल मैटर्स का पूरा कंट्रोल होता है। सर, इसी के साथ हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड इमरजेंसी से रिलेटेड सभी प्रोविजंस को समझ लिया। हमने नेशनल इमरजेंसी को भी जाना, प्रेसिडेंट रूल को भी समझा और अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में भी डिस्कस किया। तो क्या आप स्टूडेंट्स को कंक्लूजन के लिए ये बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इमरजेंसी के प्रोविजन को क्यों ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इमरजेंसी के प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और फिर उन्हें कुछ टाइम बाद अमेंड भी किया गया ताकि कंट्री की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके और कंट्री के इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। हाउएवर, इमरजेंसी के प्रोविजंस यूनियन एग्जीक्यूटिव को एक्सेसिव पावर देते हैं जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से पावरफुल हो जाती है इन इमरजेंसी सिचुएशंस। स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि जब कंट्री की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को थ्रेट हो तो उस सिचुएशन में इमरजेंसी प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। हाउएवर, स्टेट को कुछ ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि इमरजेंसी के सिचुएशंस में भी सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके और एक्सेसिव पावर के यूज को कर्टेल भी किया जा सके। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, कुकू FM, एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।